नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आए एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण के डेटा और आंकड़ों की गहराई में जाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि उन ढांचागत दावों और गहरी सच्चाइयों को डिकोड करना है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर चलते हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले ईंधन की कीमतों का ट्रिगर, फिर अर्थव्यवस्था की ढांचागत दरारें, उसके बाद विदेशी निवेश का बाहर जाना, मिडिल क्लास पर बढ़ता दबाव और आखिर में जवाबदेही की मांग। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी ईंधन की कीमतों का ट्रिगर। हाल ही में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, ऑफिशियली इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन का नतीजा बताया गया। लेकिन विश्लेषण के मुताबिक यह बढ़ोतरी सिर्फ एक बड़े आइसबर्ग का टिप है। असली कहानी तो सतह के काफी नीचे चल रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि ईंधन की पूरी उपलब्धता सुनिश्चित है, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ तेल कंपनियों का अपना डेटा कहता है कि यह 3 रुपए की बढ़ोतरी उनके असली नुकसान का सिर्फ 10% ही कवर कर पा रही है। है ना सोचने वाली बात। और बात सिर्फ ईंधन की कीमतों से शुरू नहीं होती। डेटा बताता है कि होलसेल इन्फ्लेशन यानी WPI पहले से ही 40 महीने के हाई पर था। अप्रैल में ये 8.3% तक पहुंच गया था, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। मतलब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के संकेत पहले से ही मौजूद थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सतह से थोड़ा और नीचे चलते हैं और अर्थव्यवस्था की बुनियाद में गहरी होती दरारों पर नजर डालते हैं। ये डेटा एक बहुत बड़े असंतुलन को साफ साफ दिखाता है। कृषि क्षेत्र देश के 40 से 45% वर्कफोर्स को रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 15 से 16% है। वहीं दूसरी ओर, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमी की रीढ़ बनना चाहिए और सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करनी चाहिए, उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम, सिर्फ 15.9% पर अटका हुआ है। इसी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर विश्लेषण में एक बड़ा दावा किया गया है। तेजी से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने के बजाय पिछले 1 दशक का डेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विऔद्योगिकरण का ट्रेंड दिखा रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 2013-2014 में 16.7% थी, वो आज गिरकर 15.9% रह गई है। ये गिरावट रोजगार पैदा करने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। इसके साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश का आंकड़ा भी चिंताजनक है। ये जीडीपी के सिर्फ 0.6 से 0.7% के बीच ही फंसा हुआ है। अगर इनोवेशन में निवेश इतना कम रहेगा तो भविष्य की AI और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में हम निर्माता नहीं बल्कि सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक टाइमलाइन को देखें तो ग्रोथ के धीमे होने का एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। 2014 से 2021 के बीच जो औसत रियल जीडीपी ग्रोथ 6.2% थी, वो 2017 से 2024 के बीच गिरकर 5.5% पर आ गई है। यहाँ तक कि अप्रैल 2026 के अनुमानों के मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में खिसककर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश से भी पिछड़ने की बात सामने आई है। तीसरा हिस्सा विदेशी निवेश का वापस जाना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन अंतर्निहित आंकड़ों को किस तरह देख रहे हैं, आइए समझते हैं। एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। सिर्फ इसी साल विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने भारतीय बाजारों से 1.8 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इतनी बड़ी रकम का बाहर जाना अर्थव्यवस्था की मौजूदा दिशा पर घटते ग्लोबल कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा इशारा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्लेषण का तर्क है कि फॉरेन पोर्टफोलियो ओनरशिप 16 साल के सबसे निचले स्तर पर है। कारण, सितंबर 2021 से लेकर अब तक निफ्टी इंडेक्स पर डॉलर के टर्म में विदेशी निवेशकों को नेट जीरो रिटर्न मिला है। मुनाफे की यह भारी कमी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बाजार से दूर ले जा रही है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। इन बड़े मैक्रो आंकड़ों का एक आम मिडिल क्लास परिवार पर क्या असर हो रहा है। डोमेस्टिक फाइनेंशियल हेल्थ की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो काफी गंभीर है। डेटा बताता है कि नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स गिरकर 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जीडीपी का सिर्फ 5.3% रह गई है। साफ शब्दों में कहें तो लोग अब भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचा पा रहे हैं।
बचत में इस भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह सैलरीड क्लास की रियल वेजेस को बताया गया है। अगर हम महंगाई को एडजस्ट करके देखें तो 2019 के बाद से वास्तविक मजदूरी या तो वहीं अटकी हुई है या फिर गिर गई है। इसका सीधा नतीजा ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए आम लोगों को कर्ज का भारी सहारा लेना पड़ रहा है। और ये कर्ज का बोझ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसे जरा समझे। जुलाई 2021 में बकाया क्रेडिट कार्ड ड्यूज 1.32 लाख करोड़ रुपए थे। अनुमान है कि जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा होकर 3 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को छू लेगा। ये परिवारों पर बढ़ते बेतहाशा वित्तीय दबाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। इस वित्तीय दबाव का असर अब सीधे निवेश पर भी दिखने लगा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो 1.0 को पार कर गया है। मार्च 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक लगभग 52.82 लाख नई एसआईपी शुरू होंगी, लेकिन 53.38 लाख पुरानी एसआईपी बंद कर दी जाएंगी। यानी सिस्टम से जुड़ने वालों से ज्यादा लोग सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जवाबदेही की मांग। इन बढ़ती समस्याओं को प्रतिष्ठान या सिस्टम द्वारा किस तरह से हैंडल किया जाता है? विश्लेषण में ये तर्क दिया गया है कि जब भी ग्लोबल इंडेक्स में गिरावट आती है, जैसे यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान, ईआईयू के डेमोक्रेसी इंडेक्स में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र का टैग, करप्शन इंडेक्स में 85 से 93 तक की गिरावट, या फिर प्रेस फ्रीडम में 140 से 158 तक का फिसलना, तो अक्सर इन्हें सुधरने की चेतावनी के रूप में लेने के बजाय सिर्फ गलत मैट्रिक्स कहकर खारिज कर दिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी और बुनियादी चेतावनी यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कंजम्पशन यानी खपत पर चलती है, और एक खपत आधारित अर्थव्यवस्था तब तक सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक नागरिकों, खासकर मिडिल क्लास की जेब में खर्च करने के लिए पैसा न हो। अगर परचेजिंग पावर ही नहीं बचेगी तो यह पूरी आर्थिक मशीनरी रुक सकती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अब ध्यान राजनीतिक नैरेटिव से हटकर आर्थिक पारदर्शिता पर जाएगा? यह विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली मुद्दों और डेटा पर बात करना कितना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से इन आर्थिक आंकड़ों को एक नए और गहरे नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।